नमस्कार। आजकल हम सब ऑनलाइन कितनी बार अग्री बटन दबा देते हैं, है ना? हाँ, रोज ही होता है। पर क्या कभी सोचते हैं कि उन लंबे चौड़े कानूनी कागजों में आखिर लिखा क्या होता है? बिल्कुल, अक्सर नहीं सोचते। तो आज हम इन्हीं मानक अनुबंधों यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे। अच्छा। ये वही शर्तें हैं जो बीमा पॉलिसी, ऑनलाइन सेवाओं या फिर वो बस ट्रेन टिकट के साथ आती हैं। हाँ, वो महीन अक्षरों लली। बिल्कुल, जिन्हें हमें अक्सर बिना पढ़े मतलब जैसा है वैसा स्वीकार करो की तर्ज पर मानना पड़ता है। सही कहा। टेक इट और लीव इट। तो सवाल ये उठता है कि अगर इनमें कोई शर्त मान लीजिए बिल्कुल गलत हो, अनुचित हो या हमें ठीक से बताई ना गई हो, हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो आज हम मानक अनुबंधों में कमजोर पक्ष का संरक्षण नाम के एक लेख के आधार पर यही जानेंगे कि कानून हमारी मतलब कि कमजोर पक्ष की रक्षा कैसे करता है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले ये मानक अनुबंध असल में हैं क्या? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो? देखिए, इसमें एक पार्टी होती है जो सारी शर्तें तय कर देती है। अच्छा। और दूसरी पार्टी के पास मोल भाव की कोई गुंजाइश, कोई रास्ता नहीं होता। हाँ, बस हाँ या ना कह सकते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो शक्ति का असंतुलन, पावर इम्बैलेंस आ जाता है। और इसीलिए अदालतें मानती हैं कि भाई जो शर्तें स्वीकार कर रहा है वो कमजोर पक्ष है और उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अदालतों ने इस बारे में सोचा कैसे है? कोई उदाहरण है? हाँ, कई दिलचस्प मामले हैं। जैसे एक पुराना केस है थॉमसन वी लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटिश रेलवे कंपनी का। बताइए उसके बारे में। उसमें अदालत ने कहा कि अगर शर्तों के होने की मतलब उनके अस्तित्व की उचित पर्याप्त सूचना दे दी गई है। उचित पर्याप्त सूचना, ठीक है। हाँ, तो फिर बाद में ये बहाना नहीं चलेगा कि कोई पढ़ नहीं सकता था या अनपढ़ था। अच्छा, मतलब जानकारी देना जरूरी है, ये पक्का करना नहीं कि सब समझ ही गए। हाँ, मतलब कोशिश करनी होगी कि जानकारी उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए। ये जिम्मेदारी शर्तें बनाने वाले की है। लेकिन यहाँ एक और मामला है, मैकिलिकन वर्सेस कैंपेनी दे मैसेजरीज मैरीटाइम्स डे फ्रांस। वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें क्या हुआ था? उसमें एक स्टीमर टिकट की शर्तें फ्रेंच में थीं। फ्रेंच में? हाँ, तो जो वादी थे उन्होंने कहा भाई मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, तो मैं इन शर्तों से बंधा हुआ नहीं हूँ। सुनने में तो तर्कसंगत लगता है। पर अदालत ने ये तर्क माना नहीं। उन्होंने कहा कि वो एक व्यवसायी थे, एक फ्रेंच कंपनी से अनुबंध कर रहे थे और उन्हें पता था या पता होना चाहिए था कि टिकट फ्रेंच में होंगे और उनके पास टिकट का अनुवाद कराने का पूरा समय भी था और साधन भी थे। तो मतलब अगर समझने का मौका था तो फिर भाषा या अज्ञानता का बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल, इससे यही पता चलता है। और सोचिए, आज के डिजिटल जमाने में ये कितना जरूरी है। क्या हमें वाकई शर्तों को समझने का उचित अवसर मिल रहा है या बस क्लिक करवाए जा रहे हैं? सही बात है। और देखिए, अदालतें सिर्फ सूचना पर ही ध्यान नहीं देती, शर्तों के अंदर लिखा क्या है वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को वी पुष्पालया प्रिंटर्स का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी सिद्धांत बताया, कॉन्ट्रा प्रोफरेंटिम। कॉन्ट्रा प्रोफरेंटिम, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी मानक अनुबंध जैसे बीमा पॉलिसी की शर्तें साफ नहीं है, अस्पष्ट है, मतलब उनके दो मतलब निकल सकते हैं, तो उनकी व्याख्या उस पार्टी के खिलाफ की जाएगी जिसने वो दस्तावेज बनाया है। अच्छा, यानी फायदा कमजोर पक्ष को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, संदेह का लाभ कमजोर पक्ष को। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, पर क्या हो अगर कोई कंपनी अपनी मूल जिम्मेदारी ही न निभाए, मतलब जो काम उसे करना ही चाहिए था? हाँ, क्या तब भी वो अनुबंध की किसी छुपी हुई शर्त का सहारा लेकर बच सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी अदालतों ने रास्ता निकाला है। एक केस है डेवीज वी कॉलिंस। उसमें क्या हुआ? एक क्लीनर को यूनिफॉर्म दी गई थी साफ करने के लिए। रसीद पर लिखा था कि अगर कपड़ा खराब होता है या खो जाता है तो देनदारी बहुत कम होगी, सफाई की लागत का बस 10 गुना। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर। हाँ, लेकिन हुआ ये कि वो यूनिफॉर्म किसी अनधिकृत व्यक्ति को दे दी गई और वो खो गई। तो अदालत ने कहा कि भाई जमा किए गए सामान की सही देखभाल करना ये तो उस काम का एक अनिवार्य, एक मूलभूत हिस्सा था। हाँ, ये तो मुख्य काम है। बिल्कुल, तो क्लीनर ने अनुबंध का मूलभूत उल्लंघन मतलब फंडामेंटल ब्रीच किया, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए उस छोटी सी छूट वाली शर्त का फायदा नहीं उठा सकता। समझ गया, यानी ये जो छूट वाले क्लॉज होते हैं, हाँ, वो अनुबंध के मूल मकसद को खत्म नहीं कर सकते। सही बात है, वो सिर्फ छोटी मोटी गलतियों या चूकों के लिए हो सकते हैं, अपने मुख्य कर्तव्य से भागने के लिए नहीं। और कभी कभी तो शर्तें इतनी अजीब मतलब अनुचित लगती हैं। हाँ, होती है। इसका भी कोई उदाहरण है? बिल्कुल,
लिली व्हाइट भी मनस्वामी का मामला देखिए। एक लॉन्ड्री की रसीद थी। लॉन्ड्री, ठीक है। उस पर लिखा था कि अगर कपड़ा खो जाता है तो ग्राहक को बाजार मूल्य का केवल 15% ही मिलेगा। सिर्फ 15%? ये तो बहुत कम है। हाँ, तो जब वादी की एक नई साड़ी खो गई तो मामला अदालत पहुंचा। और अदालत ने क्या कहा? अदालत ने इस शर्त को एकदम खारिज कर दिया। कहा कि ये तो लापरवाही से संबंधित कानून का खुला उल्लंघन है, उसका मजाक उड़ाने जैसा है, और अदालत ऐसी कोई शर्त लागू नहीं करेगी जो जनहित में ना हो या सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, मतलब जो समाज के लिए ठीक ना हो। अच्छा, तो सार्वजनिक नीति भी एक आधार है शर्तों को रद्द करने का। जी हाँ, ये सारे मामले यही दिखाते हैं कि हमारी न्यायपालिका लगातार कोशिश करती है कि मानक अनुबंधों में शक्ति का संतुलन बना रहे, कमजोर पक्ष की रक्षा हो। देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुछ समझौते तो साफ तौर पर शून्य घोषित किए गए हैं, जैसे व्यापार में रुकावट डालने वाले या कानूनी कार्यवाही रोकने वाले। हाँ, वो तो है। लेकिन उनके अलावा भी अदालतों ने ये सिद्धांत विकसित किए हैं, जैसे आपने कहा, उचित सूचना देना, अस्पष्टता का लाभ कमजोर को देना, मूलभूत उल्लंघन में छूट न देना और सार्वजनिक नीति के खिलाफ शर्तों को रद्द करना, ताकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो पाए। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में समझें, तो जब भी हम ऐसे मानक अनुबंधों का सामना करें, कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, बताइए। पहली बात, उचित सूचना जरूरी है। शर्तें बनाने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो साफ और पूरी जानकारी दे। सही है। दूसरी, अस्पष्टता का लाभ कमजोर पक्ष को मिलेगा। अगर शर्तें गोलमोल हैं तो उनका मतलब कमजोर पार्टी के हक में निकाला जाएगा। हाँ, वो कॉन्ट्रा प्रेफरेंटम। तीसरी, मूलभूत दायित्वों से छूट नहीं मिलेगी। कोई भी अपनी मुख्य जिम्मेदारी से बचने के लिए छूट वाली शर्तों का सहारा नहीं ले सकता। बिल्कुल। और चौथी, अनुचित शर्तें अमान्य होंगी। जो शर्तें बहुत ज्यादा गलत हैं या सार्वजनिक नीति के खिलाफ हैं, उन्हें अदालतें रद्द कर सकती हैं। हाँ, ये 4 मुख्य बातें हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अनुबंध और भी जटिल और शायद स्वचालित होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो हो रहा है। तो क्या हमें मानक अनुबंधों में उचित सूचना और समझ जैसी जो अवधारणाएं हैं, उन्हें फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी? सोचने वाली बात है। भविष्य में कमजोर पक्ष की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, खासकर तब जब शायद अनुबंध पढ़ने वाला या समझने वाला कोई इंसान हो ही ना, बल्कि कोई मशीन हो? ये वाकई बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है।